सर सबसे पहले मैं आपसे अपना नाम और आपका जो बिज़नेस है, आप जो कर रहे हैं एक्चुअली, उसका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मेरा नाम प्रवीण कोठारी है। वैसे बेसिक रहने वाला नागौर डिस्ट्रिक्ट में ईडवा गांव है। उदयपुर में हम पहले दूसरे बिज़नेस के हिसाब से मार्बल बिज़नेस जो है हमारा मेन बिज़नेस है। धीरे धीरे हम लोग पृथक 3 पीढ़ी से गांव में घोड़े देखे हुए हैं और रखते हैं और रखते आ रहे हैं। मेरे जन्म से घोड़े थे, तो उसका शौक़ था, बच्चों को भी उसका रुझान लगा। तो बच्चे अब गांव जाना पॉसिबल नहीं था। जब छोटे थे तो गांव चले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चे बड़े हुए तो इनको एजुकेशन के हिसाब से पहले मैं आमेर था, फिर उदयपुर शिफ्ट हुआ। अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए शहर में आए। गांव छोड़ के शहर में आए तो एजुकेशन के हिसाब से आए। तो उनके साथ साथ बच्चों को और परिवार में पूरा ये ख़ानदानी शौक़ था कि घोड़े अपने चाहिए, और घोड़े राइडिंग करना, घोड़ों के साथ टाइम बिताना, ये एक एनर्जी युक्त जानवर है। तो इसके साथ हम लोग इस लाइन के अंदर यहाँ पे घोड़े रखे और यहाँ ये फार्म चालू किया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कब स्टार्ट करा था आपने? और सेकंड क्वेश्चन, आपने शौक़ के बारे में तो बता ही दिया जी। लेकिन हमारे जो दर्शक है ना जी। उनको आप बताएं, शौक़ को, ये जो आपका शौक़ है जी। उसको बिज़नेस में कैसे तब्दील करा जी। और या फिर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहें तो वो तब्दील कैसे करें? और थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली ये शौक़ है या बिज़नेस है, वो बताएं आप। जी, ऐसी बात है कि यह पहले शौक़ था। सबसे पहले राइडिंग का शौक़ था, तो गाँवों में राइडिंग ही करते थे। उस टाइम में इसकी इतनी क्रेज़ नहीं था कि इतना पैसा इस बिज़नेस में मिले। तो हम 94 मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे हाथों से 94 में स्टार्ट किया था। फादर क्या करते थे, क्या उपयोग था, वो सब अलग कहानी है। मेरे साथ जो प्रैक्टिकल कहानी है, सबसे पहले मैंने 94 में बच्चा ख़रीदा था, और वो बच्चा एक शौक़ के नाते फिर यहाँ स्टेट फार्म गाँव में रखा। जब उदयपुर शिफ्ट हुआ मैं 2007 में, तो 2007 के अंदर मैं पूरा बिज़नेस पॉलिसी में आ गया, क्योंकि 2007 के अंदर मैंने यहाँ उदयपुर में कल्चर था राइडिंग करवाने का। जो पैसा राइडिंग से आता था, पर डे घोड़ी के पैसे मिलते थे, उससे घोड़ी का खर्चा निकल जाता था, मालिक का खर्चा निकल जाता था। तो इस प्रकार का यह बिज़नेस चलता था। सेल परचेज में भी इनकी अच्छी रेटें मिलने लगी थी। तो हमारा ये रुझान बढ़ा कि भाई अपना जो मेन बिज़नेस मेरा है, मार्बल का बिज़नेस है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, और आज भी नहीं छोड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उसी के साथ ये ब्रीडिंग का बिज़नेस चालू किया। अगर मैं ही आपको देख के, आज मैं देख रहा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, है ना, अगर मैं ही स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूँ, वो बताएं आप। मैं तो आज भी ये कहता हूँ, अगर आपको खुद को प्रैक्टिकल करना और जन्म से चालू होना है, और किसी भी किसान भाई को या गरीब आदमी को अगर आगे बढ़ना है, तो उसको सबसे पहले घोड़ी लेनी चाहिए जो मैच्योर्ड 4-5 साल की घोड़ी हो। उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो छोटा बच्चा होता है, उसको ले ले तो वो नाजुक होता है। आपको समय पे डॉक्टर नहीं मिलता है और 2 घंटे लेट आता है, तो वो नाजुक बच्चा अपनी जान दे देता है। अगर आप बड़ी घोड़ी लेते हैं और डॉक्टर कह रहा है साहब मैं ड्यूटी पे हूँ और 2 घंटे बाद आता है, 4 घंटे बाद आता है, तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 6 घंटे निकाल पाए, और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और बड़ी हो जाती है और बच जाती है, तो आपको वो लॉस नहीं होगा। दूसरा, आप जब बड़ी घोड़ी लेंगे तो आपको अपनी आँखों में दिखेगी कि वो पटवारी है या पुलिस है या एसपी है या कलेक्टर है। उसकी औकात आपको नज़र आएगी कि आपकी घोड़ी 60 इंच की है, 59 इंच की है या 64 इंच की है, और क्या टेम्परामेंट है, क्या नेचर और किस कंडीशन में बनी है। तो आप खुद उसका आकलन कर लेंगे। और घोड़े लाइन में बहुत कंपटीशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जो ग्रोथ होती है और आकलन होता है, उसके आधार पर इसमें कमाई खूब है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने ब्रीड का जिक्र करा एक्चुअली, एक तो ब्रीड के बारे में बताएं, और कोई भी स्टार्ट करना चाहें तो नस्लें कौन सी, कितने प्रकार की होती है एक्चुअली, अलग अलग नस्लें होती है ना, वो भी बताएं। और स्टार्ट करने के लिए कितना एरिया वगैरह चाहिए होता है ना, वो बताएं एक बार फिर आगे वाले क्वेश्चन में पूछता हूँ, है ना, छोटे शब्दों में बताएं। नहीं, बिल्कुल बना। ऐसा है कि इसमें 4 प्रकार के बिज़नेस है। एक बिज़नेस तो है आप वाइट घोड़ी लेके बाज़ार में उसको शादी ब्याह में चलाएं, उसमें अपना रोज़गार मिलेगा, शादी ब्याह के पैसे मिलेंगे, उससे घोड़ी का भी पेट भर जाएगा और एक आदमी, जनरल आदमी का विकास भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आप राइडिंग का काम जो करते हैं, उसमें सस्ती घोड़ियाँ आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में कॉन्टैक्ट मिलते हैं, और उसमें घोड़ी की ब्रीड नहीं देखी जाती है, उसमें देखी जाती है घोड़ी साइलेंट और चल रही है, तो उससे भी मंथली चार्जेस मिलते हैं और उससे भी प्रोग्रेस होती है। बाहर से काफ़ी लोग शौकीन आते हैं, वो राइडिंग करते हैं, राइडिंग करना सीखते हैं, तो उससे भी पैसा पैदा होता है। तीसरी चीज़ है कि आपको ब्रीड पैदा करके ये बेचना,
तो ब्रीड पैदा करके बेचना, उसमें क्या है कि 100% आपका कैसा जानवर है, आपके पास कैसा घोड़ा और कैसी घोड़ी है, उसका नॉलेज होने से आप उसमें भी कमा सकते हैं। तो ये तीनों चारों प्रकार से जानवर को। चौथा है, छोटा बच्चा आपने ख़रीदा और 100% आपने अपनी आंखों से देखा कि इस घोड़े का और इस घोड़ी का है, और उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, या उसके पहले आपके रिजल्ट देखे हुए हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो चीज़ आप पाल के उसमें जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत अच्छे पैसे की कमाई हो सकती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक बच्चा लिया था सूर्य नाम का अबलक, मैंने 75,000 रुपये का बच्चा लिया था जब छोटा बच्चा था। मैंने अपने हिसाब से 2 साल उसकी परवरिश करके उस समय में 3.5 लाख रुपए का बेचा था, तो मुझे 2 पैसे का ग्रोथ हुआ। जब 3.5 लाख का बेचा था, तो उसके बाद जिस बंदे ने पाला है और उसने काम किया, नाम किया, फिर और अच्छी रेट में बिका था वो, शायद 15 लाख के आसपास। फिर और उसने अच्छा नाम किया, तो वो बच्चा आज, मुझे आज की पोजीशन का पता नहीं है, वो मुकेश जी अंबानी के पास है। अच्छा। तो वो बच्चा उस जगह पे पहुंच गया, जो बच्चा आज उस लेवल से उस लेवल तक पहुंच गया। मैंने, ज़रूरी नहीं है मेरा घोड़ा है, समय के आधार पे मैंने जिस रेट में ख़रीदा है, आज जिस रेट में ख़रीदा उस रेट के जन्मता बच्चा बिक रहा है। तो वो समय के साथ चेंजेस हुआ है और 2 पैसे मिले हैं। अब आप ब्रीड कितनी कर रहे हैं, कितने इसके सिम्टम्स मजबूत है, कैसा कर रहे हैं, वो अपने ऊपर है। और 5 उंगली सेम नहीं होती है, वो उसमें थोड़ा एक्टिविटी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सामने वाले पे ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा अपनी आंखों से देख के समझ के करना पड़ता है। अच्छा, खरीद फरोख्त की बात कर लेते हैं सर। आप सेलिंग करते हैं ना अभी, जी, है ना? तो कोई भी अगर ख़रीदना चाहें तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या आपके नंबर वगैरह, जो भी आपकी डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह, वो नीचे डाल सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। हम लोग दोनों बिज़नेस करते हैं, मैं ब्रीड भी करता हूँ और सेल भी करता हूँ। सेल वो घोड़ियाँ जो मार्केट से मेरी समझ से मैं परचेज़ करके लाता हूँ, और जिसी महानुभाव को अच्छी लगे और जिसको जो अच्छा लगता है वो लेके जाते हैं। और ये कोई फिक्स प्राइस वाला मामला है नहीं इस घोड़े लाइन में। अब इस लाइन में क्या है कि कई लोग जैसे जैसे नेटवर्किंग में रहते हैं, वही चीज़ उसी आधार पे बिक जाती है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है आकलन है, लेकिन आकलन समझने में जब टाइम लग जाता है तब तक शिकार हो जाता है। अच्छा, अभी आपके पास कितने प्रकार के घोड़े अभी अवेलेबल हैं, है ना? और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बताया नहीं, एक्चुअली मैंने पहले पूछा था कि इनको पालने के लिए क्या क्या करते हैं, एक्चुअली क्या क्या इन्वेस्टमेंट और ज़मीन एरिया वगैरह, ये आपने बताया नहीं, है ना? वो भी बताएं आप। नहीं, एक क्या है कि 5 जानवरों के एवरेज से अनुपात अपन देखें तो 1 बीघा एरिया चाहिए। 1 बीघा एरिया के अंदर 5 जानवर आराम से रह सकते हैं, उनकी वर्किंग हो सकती है, उनको अपन पाल सकते हैं। उनका खाना, दाना, पानी और स्टाफ के रहने की व्यवस्था और सब कुछ हो सकता है। अगर आप चाहें कि 10 रखना है तो 2 बीघा, 15 रखने हैं 3 बीघा, आप 50 घोड़े भी रखना चाहते हैं, 1 बीघे में रखना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो अनुपात जो है, और एक केयर टेकर जो है वो 4 घोड़ी को, 5 घोड़ी को आराम से संभाल सकता है। अगर उसके आधार पर जैसे जैसे ज़मीनी बढ़ती है वैसे वैसे केयर टेकर भी बढ़ते हैं। अगर यह नहीं है कि एक आदमी, और ये जानवर ऐसा है कि 5 घोड़ों को संभालना बहुत फुल काम है एक आदमी के लिए। बाकी एक आदमी अगर ढंग से इनको संभालता है तो 3 घोड़ों को संभाल सकता है जी। तो यह इस पोजीशन में आराम से 1 बीघा ज़मीन में 5 घोड़े रख सकता है। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ। कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा एक्चुअली, अगर शुरुआती लेवल में करना चाहूँ तो वो बता सके तो आप। इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि अपने को किस रास्ते पे जाना है। अगर नुकरे लाइन में जाना है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। उसमें भी क्या होता है कि 5 उंगलियां सेम जैसे नहीं होती, तो एक घोड़ी अपने नाम के लिए बेस्ट रखना पड़ता है और बाकी मीडियम भी चलती है। अगर आप दुकान में जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, उससे आपके समझ में आ जाएगा। आपको शर्ट एक ख़रीदनी है और आप वहाँ 50 शर्ट देखेंगे और 50 प्राइस की देखेंगे। अब दुकानदार 50 आपको दिखाएगा तो आप पसंद आप एक ही करेंगे, क्योंकि आपको लेनी एक ही है। तो घोड़े लाइन की कोई फिक्स प्राइस नहीं है। आप इसमें कितनी ग्रोथ तक लेना चाहते हैं, कैसा लेना चाहते हैं। मेरे पास इस स्टेबल में 1 लाख रुपए की घोड़ी भी अवेलेबल है और मेरे इस स्टेबल में 20 लाख रुपए की घोड़ी भी अवेलेबल है। तो हमको सब रखना पड़ता है। कस्टमर कैसा आता है हमें पता थोड़ी है कि वो किस बजट का आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का मूड है, इन्वेस्टमेंट के साथ होती है रिस्क। जब नया आदमी अगर इस मामले में आता है तो वो नीचे से ही स्टार्ट होना चाहिए। कई लोग घोड़े ऐसे होते हैं जो चैंपियन आता है, फर्स्ट आता है, उसको डायरेक्ट खरीद के सोचते हैं कि मैं चैंपियन आ जाऊंगा। नहीं,
वो चैंपियन नहीं आ सकते, क्योंकि घोड़ों की हैंडलिंग, घोड़ों की डिटेल्स, घोड़ों को बनाना, घोड़ों को रखना, घोड़े हैं, आज घोड़ा अच्छा है, कल घोड़ा उसको किसी ने बिगाड़ दिया, काटना सीख गया, लातें भरना सीख गया, तो उसको बेचना भी पड़ सकता है, उसकी कीमत डाउन भी हो सकती है। आपने घोड़ा आप खरीद के लाए, उस दिन बहुत अच्छा बना हुआ था, और आपने बेचने का आपका मूड और घोड़ा आपका थक गया और कमज़ोर हो गया, तो भी आपका माइनस हो सकता है। और आप माइनस लेके आए हैं, थका हुआ लेके आए और आपको पता है ये क्वालिटी तो अच्छी है और बनेगी, तो आप प्लस भी जा सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्राइटेरिया है कि आप शुरुआत करें तो एक घोड़ी से करें या 2 घोड़ी से करें। आपको घोड़ा खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो आप बाज़ार में जो ब्रीड देते हैं उनके वहाँ अच्छे घोड़े से कवर कराएं, और फिर 1 साल उसका वेट करना पड़ता है। 1 साल वेट करने के बाद आपके घर पे हो सकता है 5 लाख का बच्चा भी जन्म जाए, 1 लाख की घोड़ी से 2 लाख का भी जन्म सकता है। तो वो प्रोग्रेस भी आपकी हो जाएगी, आपका समय भी हो जाएगा, और आपको उसको सीखने के लिए जनरल नॉलेज भी हो जाएगी। इसलिए नए आदमी को पहले घोड़ी लेनी चाहिए ताकि उसकी सीमा नज़र आ जाए। बच्चों के अंदर सीमा नज़र नहीं आती है। बच्चों के अंदर आप 1-2 साल रखने के बाद आपको ये हो जाता है कि मैं अब इसको आकलन कर सकता हूँ, तो ही बच्चे आपके लिए गए। बाकी बच्चे आपके कितनी कैपेसिटी है पैसे काटने की, उसके आधार पे आप पसंद करोगे और उसी में आप रह जाओगे। ये पोजीशन है। तो कम से कम पैसों में भी ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब 5 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आराम से आप अच्छी 1 लाख 1.5 लाख वाली घोड़ी और एक 3-4 लाख वाली घोड़ी, दोनों में आप डिफरेंस महसूस कर सकते हो कि मेरे को किसने किससे ब्रीड किया और किस घोड़े ने क्या रिजल्ट दिया। तो वो महसूस करके 1 साल बाद आप 5 रख लो, तो आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज ही बच्चा जन्मा और आज ही वो कलेक्टर बन जाए। उसको बनने में, पढ़ाई करने में 20-25 साल पूरे होते हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है, तब प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं? आप तो एक्चुअली सिटी में हैं अभी अवेलेबल, लेकिन अगर कोई गांव में भी स्टार्ट करना चाहें तो वो वहाँ पे भी कर सकते हैं क्या? गांव तो इसके लिए सबसे बेटर है। सिटी तो हमारी मजबूरी है कि सिटी में तो बच्चे पढ़ते हैं इसलिए सिटी में कर रहे हैं। और कोई सिटी में स्टार्ट करना चाहे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सिटी में ये अनहोन जानवर है, इनको बाहर निकालते हैं तो गाड़ी की टक्कर लगना, आवाज़ से चमकना, भड़कना, गिर जाना, लगा जाना, ये मुसीबत है। सिटी में घोड़े नहीं रह सकते। सिटी में ट्रेंड घोड़े रह सकते हैं। बच्चा क्या समझता है? बच्चा कुछ भी गलती कर बैठता है तो उसको मालिक को भोगना पड़ता है। यह बिजनेस ही ऐसा है। जो किसान है उसके लिए ये मेन बिजनेस है। और पशुपालक तो गाँव में ही अगर अपने कुएं पे या अपनी अच्छी जगह पे, ये तो हमने स्टेट फार्म इतनी सी जगह है, जब इतना कंजस्ट और ऐसा बना रखा है, बाकी घोड़ों को तो दौड़ने के लिए जगह चाहिए। और मैं तो आने वाले समय में तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो गांव की ओर या इधर पास में ज़मीन लेना चाहता हूँ कि बड़ी ज़मीन हो तो इनको एक्सरसाइज मिले या आराम से खेले कूदे और हर चीज़ वहाँ एक उचित रेट में अवेलेबल हो। ये इसके लिए क्या है कि गाँवों के अंदर, किसानों के अंदर ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा सर, मैंने सुना एक्चुअली जो स्टड वगैरह जो हॉर्स होते हैं एक्चुअली, इनके मेले वगैरह भी लगते हैं, है ना, सेलिंग के लिए? बिल्कुल लगते हैं, है ना। तो उसके बारे में डिटेल से बताएं ना आप एक बार। घोड़ों के मेला लगता है। मेरे को भी परसों ही आया हूँ मैं मेले से। और राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला, वैसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा और बेस्ट मेला घोड़े का पुष्कर है। सेकंड मेला अपना तिलवाड़ा। और भी मेले लगते हैं, सारंगखेड़े में लगते हैं, यूपी में लगते हैं, काफ़ी जगह मेले लगते हैं। लेकिन अपना ज़्यादातर जो राजस्थान मारवाड़ी जो ब्रीड है उसकी उत्पत्ति राजस्थान से ही हुई है। और राजस्थान के अंदर आजकल क्या है, स्टैंडर्ड शो भी होने लग गए हैं जो हर स्टेट में लगते हैं। हर स्टेट में, महाराष्ट्र में अभी चल रहा था, पूना में परसों का ही शो है। और पंजाब में तो आए दिन, अगले महीने में तो पूरी डेट ऐसे बुकिंग थी जैसे शादियों की बुकिंग हो। हर चौथे 5वें दिन शो लग रहे थे। लेकिन जो राजस्थानी बेसिक मेले लगते हैं, पुष्कर और तिलवाड़ा, वो किसानों के मेले हैं। उसमें किसान अपनी एक रोजी रोटी समझ लो या अपना आविष्कार समझ लो, एक घोड़ा लेके जाता है, छोटा बच्चा लेके जाता है, और किसान समझदार है ऐसी। और वो आपस के गाँवों की आसपास की जो ब्रीड पैदा होती है, जिसके पास ज़्यादा होता है, तो उसको वो लेके जाता है और 1 साल उसको पाल करके वापस दूसरे साल उसी मेले में बेचने आता है। तो उसको जो पैसा मुनाफा मिलता है उससे वो आजीवन चलाता है। और उसके घर का चारा होता है, वो होता है, तो वो ये सोचता है कि मेरी तो मजदूरी घर बैठे आराम से हो गई। तो अभी मैं जैसे तिलवाड़ा मेले गया था, मैं तिलवाड़ा मेले से 4 घोड़ी खरीद के लाया हूँ। तो किन्हीं किसानों ने पाली होगी और किन्हीं किसानों को फ़ायदा उसका मिला ही होगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ से खरीदना बेस्ट है या फिर आप जैसे इंडिविजुअल बिजनेसमैन से खरीदना बेस्ट होता है, वो बताएं। वहाँ आपको सब चीज़ मिलेगी। मेरे पास एक मेरे लेवल की चीज़ मिलेगी। या क्या होता है कि वहाँ सब चीज़ होती है, वहाँ हज़ारों कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं,
हजारों। अभी मैं बता मैंने रहा ये हूँ, क्वेश्चन, सॉरी मैं आपके नहीं। क्योंकि आपने ना फ्रॉड के बारे में भी अभी डिस्कस करा था कि 5,000 की घोड़ी को आप 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इस तरीका का आपने जिक्र करा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा बिल्कुल फ्रॉड होता है। और मेले में फ्रॉड ऐसा होता है कि जिसको कोई जजमेंट नहीं कर पाता। मैंने आपको क्या कहा था कि आकलन करना। मेले में क्या होता है कि मेला होता है और मेला मेला ही होता है। उसमें बंदा 5 लाख रुपए घोड़ी के मांग सकता है और वही घोड़ी आपको लाख रुपए में दे देता है। इतनी बार्गेनिंग चलती है। और मेले में बेचने वाला भी अनजान होता है, लेने वाले भी अनजान होते हैं। जैसे अभी तिलवाड़ा मेले में मान के चलिए आप, मेरे निगाहों में 2000 घोड़े आए थे बिकने के लिए, और हो सकता है 500-700 घोड़े बिके ही होंगे। तो जो अल्टा घोड़े का चलता रहता है तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनका क्राइटेरिया पसंद और चॉइस। किसी को राइडिंग पसंद है वो राइडिंग का लेगा, किसी को ब्रीडिंग पसंद है वो ब्रीडिंग का लेगा। वो अपनी अपनी चॉइस होती है। सब तरह के कस्टमर होते हैं। और रही बात मेले में आपको एक साथ हज़ारों जानवर देखने को मिलेंगे। आप किसी स्टेट फार्म पे जाओगे, स्टेट फार्म में भी आपको सब तरह की घोड़ी मिलेगी। ऐसा नहीं है सारे आपको हीरे ही मिलेंगे आपको सर। अब आपको चॉइस करना है कि कैसे लेना है, तो वो चीज़ सब जगह से ही ख़रीदना अवेलेबल है, ऐसा बात नहीं है। अच्छी चीज़ देखो, अगर अच्छे स्टेट फार्म में आप जाओगे और अच्छे स्टेट फार्म में से अच्छी चीज़ मनोकामना रहेगी तो आपको अच्छा एक वातावरण से मिल जाएगी। और अगर आप होशियार हो तो आपको वही चीज़ मेले में आधे पैसे में मिल सकती है, अगर आप होशियार हो तो। और अगर आप होशियार नहीं है और घोड़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहाँ आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स रेट नहीं होती है, वहाँ बार्गेनिंग होती है। अब आप बार्गेनिंग कितनी कर सकते हो वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आपकी पसंद है। मालिक की मर्जी है वो देवे या नहीं देवे। परीक्षण लेना जरूरी है क्या? क्योंकि रख रखाव के लिए घोड़े आप जो कर रहे हैं एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ बिहाइंड द कैमरा, आप लोग भी देखेंगे एक्चुअली बहुत सारी मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने के लिए। तो परीक्षण लेना जरूरी है क्या? कैसे रख रखाव करें घोड़े को, कैसे क्या खिलाया जाए एक्चुअली, क्या पिलाया जाए, खाद वगैरह भी, वो सॉरी आप समझ रहे होंगे मेरी बात, वो दाना। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षण लेना घोड़े में जितना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घोड़े में थोड़ा परीक्षण ज़रूरी है। जो किताबी ज्ञान से मिल जाता है कि भाई घोड़ा लात मारता है, घोड़ा बटका भी खा सकता है, यह परीक्षण एक अलग टाइप का है। लेकिन इसमें यह क्या देव जानवर है, इसमें देवता का रूप है। और इसमें सबसे पहले देखी जाती है भंवरी, फिर देखा जाता है बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, घोड़ा है और उसका पाँव अगर ख़राब है तो वो घोड़ा किस काम का? वो चलने फिरने कुछ लायक नहीं है, वो ब्रीडिंग में ही खाली काम आ सकता है, कुछ काम नहीं आ सकता। अगर अपने को शौक करना है तो घोड़ा अपने आप में निपुण होना, सुंदर होना। अगर कई घोड़ा ऐसा है जैसे बदमाश है, आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते, घोड़ा तो है वो लेकिन बदमाश है, नज़दीक नहीं जा सकते। आपकी इच्छा के अनुरूप आपको देखना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल के बारे में ये नॉलेज बता रहा हूँ मैं कि घोड़ी खरीदने से 1 साल रखने से उसका पेट दुखने का क्या सिम्टम्स है उससे आइडिया हो जाता है। उसके बीमारी का सिम्टम्स, ये बहुत सॉफ्ट जानवर है, इसके इंजेक्शन लगाना घोड़े के बड़ा मुश्किल काम है। आप थोरोब्रीड के इंजेक्शन इजी गोइंग लगा सकते हो, मारवाड़ी घोड़े के इंजेक्शन लगाना बहुत टेढ़ा काम है। ये इतना एक्टिव जानवर है कि इंजेक्शन लगाना बहुत टेढ़ा काम है, और ये इंजेक्शन सूट भी नहीं करता है। हम तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी उपचार करते हैं। तो एक घोड़ी आपको 12 महीने रखने में आपका प्रशिक्षण भी हो जाएगा, आपको इसकी ग्रोथ का भी पता लग जाता है, और आप आराम से उठ सकते हैं। आप 1-2 घोड़ी से स्टार्ट करें, ज़्यादा भीड़ नहीं करें, ज़्यादा पैसे की घोड़ी भी नहीं खरीदें, आप नॉर्मल पैसे से, ताकि कल को कुछ हो गया, घटना दुर्घटना हो गई तो आप उसको झेल सकें। अगर आपने सोच लिया ये फर्स्ट आ गई और मैं ले लूँ, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये समय अनुकूल है तब तक तो सब अच्छा है, समय अनुकूल नहीं है तो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये पूँछ हिलाए पावदन है, इसका कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा? इंश्योरेंस इसका करा नहीं सकते हैं, कराते हैं लेकिन इसकी राशिफल इतनी आती है कि इंश्योरेंस में हो सकता है घोड़ा नहीं मरे तो 3 साल बाद वो घोड़ा वैसे ही मर जाए, इतनी इसकी किस्त आती है। तो 3 साल तक इतनी किस्त आएगी, जितने पैसे का अपन इन्वेस्टमेंट करें और घोड़ा नहीं, समझ लो कुछ भी नहीं हुआ, मालिक ने कुछ भी नहीं किया, तो अपनी आत्मा में ये लगेगा यार घोड़ा तो वैसे ही चला गया, अपना पैसा लग गया। तो इंश्योरेंस कराने की पोजीशन में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि घोड़ा जितने पैसे का होता है। और अब रही बात इसकी कैलकुलेशन की, 1 घोड़ी 2 घोड़ी से आप प्रैक्टिकल हो सकता है, आपको खिलाने का अंदाज़ा हो सकता है, रखने का अंदाज़ा हो सकता है, और इसकी बिजनेस की ग्रोथ का अंदाज़ा हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, लाइसेंस वगैरह कैरी करना पड़ता है कि एक्चुअली इस चीज़ के लिए? और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
जैसे आपने इंश्योरेंस की बात करी, तो लोन्स अगर कोई भी अगर खरीदना चाहे, एक घोड़ी खरीदना चाहे, तो उसके ऊपर लोन्स भी वगैरह भी हो जाते हैं क्या, है ना, वो बताएं। देखो, घोड़ी पे कोई ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना है, लोन वगैरह नहीं होता है, लेकिन ब्रीडिंग अनुसंधानकरण केंद्र से काफ़ी वर्षों से सरकार इसमें पैसा दे रही थी और 75% सब्सिडी दे रही थी जब घोड़ों का डेवलपमेंट करना था। तो वो चीज़ें जिनकी, यह क्या चीज़ है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि इस लाइन में अप्रोच रख के या भ्रष्टाचार जो दूसरा छुपा हुआ राज है उससे आपकी लिंक लाइन में बैठा के इसकी फाइल बना के और अनुसंधानकरण केंद्र में आप पैसा उठा के ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों तरफ डर है इस बात का, क्योंकि सरकार भी इतना इजी पैसा नहीं देती है और खाने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं, तो वो सामंजस्य नहीं बन रहा है। तो इस पर लोन होना करना वो तो मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। लाइसेंसिंग का, लाइसेंस के अंदर ही ऐसा है कि राज्य सरकार, ये हमारे जैसे पर्यटक खानदानी है, हमने तो छोटा मोटा ख़रीदा साल के, अभी इसमें जैसे छूट है कि 40 लाख रुपए तक की आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है। और उससे ऊपर आप करते हैं तो जीएसटी इसमें 12% लागू है। और आप अगर कम भी करना चाहे जीएसटी से करते हैं तो उसका भी कोई बात नहीं है, आपको ब्यौरा देना पड़ेगा इसका। जीएसटी पिछले जीएसटी कानून जब से लागू हुआ है, जब से ही लागू हुआ है, बाकी इसमें पहले कोई टैक्स वैक्स नहीं था। हमारे तो पर्यटक है, हमने जैसे लाइसेंस वगैरह हमने फर्म बुक करा रखी है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और हमारी 2 फर्में हैं, तो दोनों फर्मों में रजिस्ट्रेशन करा रखा है हमने, तो हमारी सेल नॉर्मल रहती है, तो उसमें इतना कोई वो नहीं पड़ता है। और कोई भी बंदा मेरे ख्याल से इस लाइन में अगर लेना चाहे बिलिंग, तो बिलिंग देने वाला और लेने वाला 40 लाख तक तो किसानी योजना है। अब उससे ऊपर लेते देते हैं तो वो लोग करते ही हैं, जो लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अभी जिक्र करा था इंटरव्यू के अंदर एक्चुअली कि रेसिंग वाली जो चीज़ें आपने बताई थी, तो मुझे बता देना आप ये सेलिंग एक्चुअली कहाँ होती है ना, तो और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या शौक़ होते हैं बंदों के, जैसे आपने बताया अंबानी के बारे में, तो अगर बहुत सारे युवा भाई है ना, वो भी समझेंगे नहीं एक्चुअली। एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, मेहनत करना नहीं चाहता, क्योंकि आपने बताया था एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा बताया था। आज के समय में कोई भी बंदा मेहनत करता है, मैं सोचता हूँ मेहनत का फल मिलता है। अगर कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता तो उसको क्या मिलेगा? घर बैठे कोई नहीं हो सकता। हम लोग इसको टाइम देते हैं, इसको समझते हैं, घोड़ों को एक बार देखते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमको ये आइडिया होना चाहिए कि इसके दर्द तो नहीं है, या आज भूखा तो नहीं है, या आज प्यासा तो नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ता है। और रही बात घोड़े की और ग्रोथ की, जैसे अभी अपने घोड़े का एक बच्चा आपको मैं बताता हूँ, अभी सलमान खान जी के वहाँ भी गया है, कोई प्रशांत जी गुंजालकर करके हैं, वो लेके गए हैं। यहाँ से हमारे ही कोई रिश्तेदार हैं, मिलने वाले भी हैं, और वो उन्होंने बेचा है। जब वो छोटा बच्चा था हमने उसी कीमत में बेचा था, जब वो बड़ा हो गया तो उसका डेवलपमेंट उनको मिला और उन्होंने उसकी सेवा की। तो सेवा करने से, मेहनत करने से, उस स्थान तक पहुँचने से, और काफ़ी बच्चे बिके। हमने तो बच्चे ज़्यादा इसलिए ब्रीडिंग नहीं की क्योंकि बाज़ार में झूठ चलता है इसका। अब धीरे धीरे जैसे जीएसटी लगना ये घोड़ों के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि जीएसटी लगने से इसका रेवेन्यू भी बढ़ा और ये एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। पहले इसका पशुपालन में था तो कोई जीएसटी नहीं लगता था। अभी जैसे घोड़ों का ग्रोथ हो रहा है और घोड़ों के 2 पैसे मिल रहे हैं, तो हर आदमी को पैसा मिलेगा तो वो जीएसटी भी जमा कराएगा और अच्छा काम भी करने की कोशिश करेगा और इसके साथ अच्छी मेहनत भी करेगा। जब पैसा मिलेगा तो सब कुछ करेगा। और अभी इनका इतना शौक़ बढ़ा है, शायद मैं मेले में देखता हूँ, मैंने भी इतने साल हो गए, हर साल हम हर मेले में जाते हैं। इतनी भीड़ थी कि इजिकल टू घोड़े तो आए थे 2000, लेकिन घोड़ों को देखने वाले वहाँ कम से कम 25,000 20,000 जनता थी। अब वो इतनी जनता ही है तो वो कोई कुछ लोग घोड़े आज खरीदेंगे और कुछ लोग घोड़े के बारे में सोचेंगे और कल खरीदेंगे, और कुछ लोग घोड़ों का डेवलपमेंट देख के उनके मन में ये भाव आए हैं कि मुझे घोड़ा लेना चाहिए। तो अगर घोड़े का रुझान है वही घोड़े के मेले में गया है, वो कपड़े के मेले में नहीं गया है। जो तिलवाड़ा पहुंचा है, घोड़ा देखने पहुंचा है, उसका थोड़ा सा घोड़े के प्रति अपनत्व बढ़ा है, वही घोड़ा देखने गया है। और जिस तरीके से इस धंधे की स्पीड बढ़ रही है, अभी मैंने जहाँ तक नॉलेज में, कुत्ते को तो वैसे कुत्ता बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, तो आज घर घर के अंदर ये आप देख लीजिए कि लोग उसकी कितनी सेवा करते हैं, किस तरीके से उसको नहलाते हैं, रखते हैं और अपने उसको टोनी मोनी बड़े प्यार से पुकारते हैं। वैसे के वैसे ही
आज की डेट में घोड़े का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि घोड़ा एक रिच जानवर है और घोड़े को हर आदमी अपना स्टैंडर्ड सिंबल मानने लगा है। आज की डेट में हर आदमी, हर शौक फार्म हाउस और घोड़े, और इसका रुझान स्कूलों से मिला है। स्कूलों के अंदर हॉर्स राइडिंग एक हॉबीज़ होने लगी है। तो बच्चे जैसे जैसे छोटे हैं वो घोड़ों की राइडिंग सीखते हैं, तो उनका शौक़ बढ़ा है और वो जैसे ही अपने स्टैंड हुए तो मम्मी पापा से या तो डिमांड की, और मम्मी पापा मान लो नहीं दिला पाए, तो वो जैसे ही कमाने लगे तो उनका पहला शौक़ है मैं बच्चा घोड़ा चलाता था और मुझे घोड़ा लेना है। तो मेरे क्या हिसाब से जो मैं पिछले 10 साल में देख रहा हूँ, इसकी जो स्पीड चल रही है वो 10 गुना चल रही है और बहुत ज़्यादा घोड़े बिके हैं और बहुत ज़्यादा घोड़े बिक रहे हैं। और जो शो हो रहे हैं उसमें टॉप से टॉप क्वालिटी आदमी पैदा करके और अपना घोड़े का प्रदर्शन करना चाहता है कि मैंने ऐसी ब्रीड पैदा की है या ऐसी ब्रीड के घोड़े लेने चाहिए। तो इसका रुझान 100% बढ़ा है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन करे है ना, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जो क्वेश्चन है उनका अच्छे से जवाब दिया आपने, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो है ना, और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं इस बिज़नेस के ऊपर, तो आप ऐड कर सकते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन घोड़ा वो एक ऐसा है, वो बड़ा उदाहरण ऐसा सिस्टम है। जैसे घोड़े के लिए आपने कहा था 1 बीघा ज़मीन में कैसे मेंटेन कर पाते हैं, तो ये मेरा स्टेबल है, ये प्रैक्टिकल है कि 1 बीघे में हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं और घोड़े का रख रखाव है, वो चीज़ अपन दे सकते हैं। आपने पहले पूछा था जैसे बिज़नेस ग्रोथ, तो बिज़नेस ग्रोथ इसकी अच्छी है और बिज़नेस ग्रोथ में समझने की अच्छी है। और आप चाहेंगे कि भाई घोड़ा कैसे रखा जाता है और कैसे देखा जाता है, उसके बारे में आप अपना पूरा विजिट कर सकते हैं। और विजिट के अंदर आप देख सकते हैं कि घोड़े का जैसे वो पाँव बांध के रखे हुए हैं, तो वो क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि इनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि मेले के अंदर अगर खड़े हैं तो वो साइलेंट स्थिति में अपने पाँव से स्टेप खड़े रहें, किसी के लात नहीं मारें। ये घोड़ा है, ये चमक भी सकता है, लात भी मार सकता है, बटका भी खा सकता है, लेकिन ये जब नेचुरली क्या होता है, इसकी आदत डाल दी जाती है तो ये बिगड़ जाता है। और वही इंसानों में है, अगर कोई बीड़ी पीना सीख गया किसी के साथ बैठ के, तो वो छुप के पिएगा तो ही पिएगा। अगर किसी ने काटना सिखा दिया तो वो काटेगा ही काटेगा। और उसको प्यार करते हैं, हाथ फेरते हैं आप किसी भी घोड़े को, तो वो 100% प्यार करेगा, वो नहीं बिगड़ेगा। और उसके लिए जैसे बच्चे हैं हमारे, आप देखिए इस रिंग के अंदर बच्चे घूम रहे हैं, ये बच्चों को इसलिए एक्टिविटी दी जाती है, वो जो बंधी हुई है वो घोड़ियाँ हैं, उनको अब एक्टिविटी इतनी देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुबह शाम हम लंचिंग दे देते हैं। और ये बच्चे हैं, इनको हम खुला रखते हैं ताकि इनके मसल्स मजबूत हो, इनका खाना डाइजेस्ट हो, इनकी ग्रोथ बढ़े, वो सब करते हैं। तो आप कुछ भी ये देख सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बाइंड अप करना चाहेंगे, एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो बन गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं जो काम कर रहा हूँ हमारे यूथ के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मेरे लिए अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे आप? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो, कि बिज़नेस के हिसाब से कोई भी चीज़, शौक़ जो होता है वो नशे में बदलता है। शौक़ अपनी जगह है, और एक शौक़ के अलावा अपन छोटा सा बोलते हैं जिसमें रुचि है और इनकम है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आपने जो यूथ के लिए ये बना रहे हो, ये कर रहे हो, मैं आपको स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको अपने घर बैठे किसी घोड़े को समझना, पालना और उसकी परवरिश करना और उसके गुजारा उसका उसमें निकलना, ये एक बेरोज़गारी मिटाने का भी लक्ष्य है। आप इसको क्या, यह बहुत बड़ा दान है, यह बहुत बड़ा दान है कि आप उसको आजीवनता दे रहे हो, वो आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसा देव पुरुष जानवर है कि जिसकी भौंयों से आदमी पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया, और मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो बड़ा बन गया, छोटा बन गया, उसका आप घबराना नहीं है। उद्देश्य ये रखना है कि अपन ने इस माध्यम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, और वो फ़ायदे का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि घोड़ा जिस 10 स्पीड में चल रहा है या जो बिज़नेस स्पीड में, उससे ज़्यादा आपका आशीर्वाद उस स्पीड में चले, ताकि आप आगे जाके कुछ ग्रोथ करो और आपको मज़ा आए, हमें भी अच्छा लगे, और जो लोग इसको रखें, पालें, और वो आशीष देवे कि यार हमने यह एक अच्छी चीज़ देखी और अच्छी चीज़ सीखी। थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक मेरे लिए जाहिर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर। और एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, आने वाले टाइम पे ये जो वीडियो है अपना, इसको देख के बहुत सारे भाई लोग कमेंट करेंगे, एक्चुअली उसके बिहाफ पे आने वाले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होऊंगा,
है ना, और उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनकी जो क्वेरीज होंगी, उसके ऊपर मैं आपसे एक बार वापस साक्षात्कार लेना चाहूँगा और आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, कोई भी भाई लोग इस बिज़नेस से इंटरेस्टेड है, एक्चुअली उनको जानकारी चाहिए या फिर बिज़नेस नॉलेज चाहिए, तो सर के नंबर में नीचे डाल दूंगा, एड्रेस भी डाल दूंगा, वो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी बेस्ट नॉलेज सर आपको देंगे। और भी लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं घोड़े वगैरह, वो भी डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है, दोबारा मैं जी आपको सर। बताता हूँ कि कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लाइन में ऐसे रईस लोग होते हैं रात को 10 बजे शराब पीने के बाद फ़ोन करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ही कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। और अपने दिन में कभी भी स्विच ऑफ नहीं रहता है, वैसे नाइट में भी नहीं रहता है। अगर इमरजेंसी किसी घोड़े के पीड़ा है तो नाइट में भी स्विच ऑफ नहीं रहता है, लेकिन उनको अन्यथा रूप में नहीं लेकर के अपनी ज़रूरत के माफिक अगर कोई भी बंदा अपने से बात करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी चीज़ को समझाने में या बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सेवा भी करना मेरे लिए एक धार्मिक रूप है, तो इसमें डरने वाला बात नहीं है। लेकिन दुरुपयोग से बचें, क्योंकि रात की 10 बजे के बाद सुबह 8 बजे से पहले जो डिस्टर्ब करें, उसके लिए फिर कोई कहता है तो अपन समय नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए पहले से ही सॉरी कर देता हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। उसके लिए भी निवारण है ना, मैं आपका ईमेल आईडी डाल देता हूँ एक्चुअली, कोई तो वो डायरेक्टली ईमेल करेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली कोई भी भाई अगर जिनको क्वेरीज है या फिर खरीदना चाहते हैं तो सर की ईमेल आईडी में डाल दूंगा। आप अपने कांटेक्ट नंबर, एक जेन्युइन कांटेक्ट नंबर आप डालें, सर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। इनकी जो बिज़नेस जो मैनेजर वगैरह हैं इनके, वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली बाइंड अप करना चाहेंगे सर। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी किसी मान शख्सियत के साथ जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वापस दोबारा बोलना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया, थैंक यू।